हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने वाले कोई भी क्लास के हों, चाहे 9th 10th 11th 8th क्लास या किसी अदर क्लास के लिए, आप लोग को अगर केमिस्ट्री समझना है शुरुआती दौर से, तो एक चीज़ समझना होगा कि कैसे यह संरचना, परमाणु संरचना है क्या। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो पहले हम लोग बात करें, थोड़ा सा आप पीछे द्रव्य की बात करें। द्रव्य क्या है? भौतिक युग में, हमारा जो भौतिक युग चल रहा है इस समय, इसमें जो भी कुछ देख रहे हैं हम, वह सब द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य को हम तीन अवस्थाओं में विभक्त करते हैं। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस। अब यह आप लोग जानते होंगे कि जिसका आयतन एवं आकार, निश्चित होगा। क्या होगा? निश्चित होंगे, वह ठोस कहलाएंगे। जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित, क्या होंगे? अनिश्चित। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। और जिसका आयतन एवं आकार ना दोनों क्या हो? दोनों अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, उन्हें क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। तो बात समझ में आपको ये आ गई। ठोस, द्रव, गैस। कोई भी भौतिक युग में, चाहे किसी भी युग में बात करें, तो द्रव्य कहलाते हैं। द्रव्य, कोई भी वस्तु द्रव्य है। तो ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठोस की परिभाषा मैं आपको बता दिया, द्रव की, गैस की बता दिया। ठीक है, उदाहरण भी चाहे तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ठोस का उदाहरण ईटा पत्थर कुछ भी हो सकता है। द्रव का दूध, जल, और गैस का एलपीजी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैसें सभी क्या है? द्रव। अब आगे बढ़ते हम लोग अणु की बात करें। अणु पहले बताया गया, अणु अति सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो फिर अणु सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण तो जरूर है। अब इसमें देखिए, अणु विभाज्य है, तो विभाजित जब अणु होगा तो दो भागों में बटेगा। कोई भी चीज को तोड़ेंगे तो दो भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, तो जान लीजिए, जब अणु टूटता है तो दो भाग में डिवाइड होगा, तो दो परमाणु बनते हैं। ठीक है, कितने परमाणु? एक अणु में दो परमाणु बनेंगे। ठीक है, अब ध्यान दें, कुछ दिन चला कि परमाणु विभाज्य नहीं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन फिर बाद में चला कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु को भी विभाजित किया जाता है। जब तक ये विभाजित नहीं होगा तो किसी से अभिक्रिया कैसे करेगा? ठीक है, तो यह विभाजित हुआ। अणु तीन भागों में विभाजित हुआ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसको E- से, इसको P+ से, इसको N0 से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे कौन किया था? जे थॉमसन या थॉमसन भी लिखते हैं, थॉमसन भी कहीं। इसका रदरफोर्ड, ठीक है, और इसका चैडविक ने किया था। ठीक है, इस तरह से आप जान गए कि परमाणु तीन भागों में विभाजित होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेश होता है। इसको हम E- से लिखते हैं। इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। अब देखिए क्या बात करते हैं। अब इसमें बताना, इसका आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है और इतना होता है। प्रोटॉन पर प्लस होगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है।
ठीक है। अब कुछ और आप लोग को इसमें बता दूं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान EM मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा 9.1095 × 10⁻28 ग्राम। क्या होगा? ग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा EP बराबर 1.6726 × 10⁻24 घात या 24, ये भी ग्राम में होगा। ठीक है। न्यूट्रॉन का EN लिख लें, PM इसको लिखें और इसको लिखें NM। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 1.6 × 750 10⁻24 घात ग्राम। ठीक, तो इनका द्रव्यमान हो गया। आपको बता दीजिए कि इसका आवेश, इस पर ऋणात्मक आवेश होता है, इस पर धनात्मक आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। इसको हम N0 मानते हैं, मतलब उदासीन होता है। ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं कि यह तो है, तो संरचना के हिसाब से यह कैसे बने हुए हैं, कहाँ रहते हैं, संरचना के हिसाब से कहाँ रहते हैं। तो बात आई कि यह रहते कहाँ है, तो रहने पर जब परमाणु का अध्ययन किया गया तो बात आई नाभिक की। नाभिक, इसकी बात आई नाभिक। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया, रदरफोर्ड ने किए थे। ठीक है। यह इनका योगदान समझ लीजिए कि रसायन विज्ञान में अहम है, जिसको हम लोग भुला नहीं सकते। रदरफोर्ड जो है एक वैज्ञानिक है, जिनका जीव नाभिक का खोज किए थे और सारणी में भी सहयोग किए थे और प्रोटॉन की भी खोज की थी। इतनी चीज जानिए नाभिक। ठीक है। तो ध्यान दें, नाभिक की खोज इसने ये कैसे किए, एक सोने की पतली पन्नी लेकर के, ठीक है, बहुत पतली मिलीमीटर 0.001 मिलीमीटर लेकर लिए और इस पर अल्फा कण जो केवल द्रव्यमान था, जो जिसको हम हीलियम भी कहते हैं 2He4। ठीक है। इस पर 10,000 अल्फा कण एक साथ छोड़े गए। तो हुआ क्या, ध्यान सुनिए, हुआ क्या कि जब इस पर से मारे अल्फा कण निकले, मतलब 10,000 एक साथ जब छोड़े जा रहे हैं, तो इसकी क्या स्थिति होगी आप समझ ही रहे हैं। ठीक है। इस तरह निकल गए, तो जब इस तरह गए तो इस तरह चले गए। एक ही केवल था, माने इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, केवल एक ही था जो अपने मार्ग पर गया, फिर उसी मार्ग से, तो घुमा थोड़ा सा इस तरह दिखाई देंगे, ये उसी मार्ग से फिर वापस आ गया। ठीक है। इसी मार्ग को क्या हुआ, वापस आ गया। ठीक। जब यह गया उसी मार्ग पर वापस आ गया, तो यह भी धनात्मक है। तो सोचा गया कि क्या जब धनात्मक को हम किसी ऋणात्मक को छोड़ेंगे तो नष्ट हो जाएगा, तो धनात्मक से ही टकराएगा तो वापस होगा। तो मान लिया गया कि यह नाभिक क्या है, धनात्मक। क्या है, धनात्मक है। तो पता चल गया कि नाभिक मध्य में होता है और उसका आवेश क्या होता है, धनात्मक होता है। नाभिक जब धनावेश साबित हो गया, क्यों धनावेश साबित हुआ बताएंगे। धनावेश साबित इसलिए हो गया कि यह भी अल्फा कण जो था धनावेशित था, और जहां से टकरा कर वापस आया वो भी धनावेश होगा, तभी टकराएगा। अगर माइनस होता तो उससे लड़कर क्या हो जाता, नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता। इस तरह से मान गए हम लोग कि यह भी आवेश नाभिक क्या है, धनावेश है। तो रदरफोर्ड ने सिद्ध कर दिया कि नाभिक धनावेश होता है किसी भी तत्व का। तो हम बात आते हैं, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होते हैं, माइनस इसमें तो रहेगा नहीं, तो प्रोटॉन को इसमें रखा गया और न्यूट्रॉन को, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। अब प्रोटॉन को तो कहा गया कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे, और इन्हीं के कारण नाभिक क्या होगा, धनावेशित होगा। इन्हीं कारण क्या होगा, नाभिक धनावेशित होगा। ठीक है। तो जब नाभिक धनावेशित साबित हो गया, सिद्ध कर दिया गया, तो बात आई अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाए। तो ये तो नाभिक की खोज हो गई। अब थोड़ा सा नाभिक के बारे में जान लें।
नाभिक में जो अगल बगल के भाग है सब रिक्त है ना, तो इसमें तो किधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूक्लियस बस होगा। नाभिक धनावेशित है एवं बहुत भारी कण होते हैं। ठीक है। अब नाभिक की साइज की बात करें तो नाभिक की त्रिज्या होगी, नाभिक की त्रिज्या होगी 0.37 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। वह इतनी भी हो सकती है या 0.62 एंगस्ट्रॉम के मध्य होगी। ठीक है, इतने के मध्य होगी। परमाणु त्रिज्या कितनी होती है, अब इसको हटा दें यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं है। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, परमाणु की त्रिज्या बराबर यह होगा 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है। नाभिक के संगठन में आपको बता दिया कि नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इन्हीं को हम न्यूक्लियन भी कहते हैं। अगर न्यूक्लियन की परिभाषा पूछा जाए तो आप बता सकते हैं नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं। और भी चीज जान लीजिए, परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, परमाणु क्रमांक। अब रास्ते तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि दूसरे रास्ते पर चलना है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये समझिए, उस परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए हम लोग दूसरे रास्ते पर चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो समझे इलेक्ट्रॉन कहाँ रखे जाएंगे। तब कई वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया कि इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखा जाए। तो अंत में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बोहर, परमाणु मॉडल। बोहर ने बताया कि हम नाभिक तो होता ही है, नाभिक के बाहर अनंत कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो नाभिक में हो गए, इसके बाहर अनंत कक्षाएं होती हैं जिनको K, L, M, N के नाम से जानते हैं। ठीक है, डॉट डॉट के नाम से जानते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें घूमते रहते हैं, इनकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी और इनमें अगर कहीं से अतिरिक्त ऊर्जा मिले तो अपनी कक्षा छोड़ के दूसरी कक्षा में जा सकते हैं। इतनी बात तो इन्होंने बताया। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अब आती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इससे यह बताया गया, इलेक्ट्रॉनिक साफ से लिख लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है। तो इसमें यह बताया गया, बोहर ने बताया कि हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन एक नियम से भरेंगे। उस नियम को उन्होंने बताया कि 2n² नाम दिया। कक्ष को इलेक्ट्रॉन भरने का नियम क्या है, 2n²। ठीक है। n बराबर 1 2 3 4 इस तरह से रख लेंगे। और यह n है क्या, एक कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 एक कक्षाएं हैं। तो इनमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अगर पहली कक्षा की बात करें n बराबर 1, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2n² के हिसाब से 2 × 1 का वर्ग, तो 2 × 1 बराबर कितना, 2। दूसरी कक्षा में n बराबर 2 की बात करें तो यह 2 कोष्ठ में 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 × 4 बराबर 8। n बराबर 3 रखें तो 2 कोष्ठ में 3 का वर्ग, तो 2 × 3 9 होगा ना, तो इस तरह से 18। और n बराबर 4 रखें तो ये हो जाएगा 2 कोष्ठ में 4 का वर्ग, 2 × 16 बराबर 32। इस तरह से आप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आई होगी कि मैंने क्या बताया। अब इन्हीं के हिसाब से हम इसमें इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 50 भरते हैं। ठीक है। इन्हीं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेशन करते हैं। ठीक, बात समझ में आई। यह है आपकी परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में भी अब बहुत कुछ पढ़ना है। अब दूसरे वीडियो में आप लोग को दूसरे में दूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी होने पर बोरियत महसूस होती है, इसलिए मैं आज अपनी बात को विराम करता हूँ। अब मेरे चैनल पर बने रहें।
आप लोग को सीटेट यूपीटेट या किसी भी विज्ञान के लिए आप लोग को मेरे चैनल पे वीडियो मिलेगी और बहुत सी वीडियो पड़ी हुई जिसको आप लोग देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।